हेलो साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका पीके स्टडी में। आज हिस्ट्री की सेकंड क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम जानेंगे कि अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण भारत में कैसे हुआ और पहला आक्रमण किसने किया था। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री को हमने कल से शुरू कर दिया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको नोट या फिर कोई भी डाउट हो तो आप ये सब के क्वेश्चन जो हैं आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर नोट चाहिए तो टेलीग्राम में चले जाइए और डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास को। देखो अब हम पढ़ने वाले अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण में क्या हुआ था। ठीक है, तो देखो पहला आक्रमण की बात करें तो 636 एडी में मुंबई में आक्रमण किया था उमर ने। ठीक है, ये आक्रमण जो रहा ये असफल आक्रमण रहा। ठीक है, इस आक्रमण इसने तो किया था लेकिन ये असफल रहा। ठीक है, लेकिन सिंध पर पहला आक्रमण कब हुआ? अगर आपसे पूछे कि सिंध पर पहला आक्रमण किसने किया था तो सिंध पर पहला आक्रमण जो किया था अबेदुल्ला बुंदेला, इन दोनों ने मिलकर किया था 711 एडी में। ठीक है, लेकिन ये भी आक्रमण जो असफल रहा। किसने असफल किया था? तो राजा दाहिर थे यहाँ के, और उन्होंने ही ये आक्रमण को असफल किया था। ठीक है, और फिर 712 एडी में सिंध पर मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कैसे आक्रमण किया ये पूरी कहानी है, ये पूरा भारत का मैप है। ठीक है, ये हम बताएंगे। पहले हम जानते हैं आक्रमण किया था कहाँ से आया थे। खैबर दर्रे से आया था। राजा दाहिर को मारा। राजा दाहिर की दो पुत्री थी, सूरमला परिमला, इन दोनों को खलीफा के पास भेज दिया था। ठीक है, और 713 ईडी में इसने मुल्तान को जीता था। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि 713 में जो है इसने मुल्तान को जीता था। अब बात करते हैं कि अरब आक्रमण जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अरब पर आक्रमण क्यों किया था। ठीक है, तो हैं कि अरब आक्रमण यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध पर आक्रमण क्यों किया था। इसकी अनेक कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी है जो सबसे ज्यादा फेमस है वो बताता हूँ मैं। ठीक है, तो अरब में कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इसके भी अल हजाज थे। ठीक है, अल हजाज कौन थे? खलीफा थे। ठीक है, अल हजाज जो थे खलीफा थे। ठीक है, हजाज ने यहाँ सैनिक भेजे थे। कहाँ भेजे थे? श्रीलंका में। श्रीलंका में सैनिक क्यों भेजे थे? इसलिए भेजे थे कि श्रीलंका में जाओ। और ये अल अरब वाले या फिर अल हजाज जो है श्रीलंका को सेरेंडिप बोलते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि अल अरब वासी जो है श्रीलंका के क्या कहते थे? तो सेरेंडिप कहते थे। ठीक है, तो ये अरब वासी ने या फिर अल अल हजाज ने जो है अरब वासियों मतलब कि श्रीलंका में सैनिक भेजे थे यहाँ लूटपाट करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सैनिक आए, यहाँ पे श्रीलंका में बहुत सारा धन लूटा और बहुत सारी लड़कियों को बंदी बनाया, वहाँ के लोगों को बंदी बनाया। ठीक है, फिर जब ये वापस जा रहे थे पानी के रास्ते, ये यहाँ पूरा पानी भरा था। ठीक है, तो ये पानी के रास्ते वापस जा रहे थे। जब ये पानी के रास्ते वापस जा रहे थे तो इनका जहाज यहाँ पर रुका। यहाँ पर जब रुका इनका जहाज तो यहाँ पर कुछ थे लुटेरे। लुटेरों ने इनका जहाज को लूट लिया था। ठीक है, लुटेरे जो थे इनके जहाज को लूट लिया था। ठीक है, और यहीं पर पास में पड़ता है अपना सिंध क्षेत्र। ठीक है, सिंध क्षेत्र यहीं पर पास में पड़ता है। सिंध के राजा कौन थे? राजा थे दाहिर। ठीक है, तो अरब वासियों को जब ये खबर पहुंची कि लुटेरों ने हमारे जहाज को लूट लिया है तो उन्होंने सोचा कि जहां हमारा जहाज लूटा गया है उसी के पास में पड़ता सिंध, यानी कि सिंध वालों ने इनके जहाज को लूटा। ठीक है, तो इसने सिंध यानी कि सिंध के राजा दाहिर को पत्र भिजवाया कि हमारा जो आपने जहाज लूटा है वो हमें वापस कर दो। तो इन्होंने कहा कि हमने जहाज नहीं लूटा, और इन्होंने कहा कि अगर अगर जहाज वापस नहीं किया तो युद्ध होगा, आक्रमण होगा। तो फिर इसने आक्रमण किया, और पहला आक्रमण इसने यही वाला किया था अबेदुल्ला बुंदेला ने, जो असफल रहा था। फिर आया था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को खत्म किया और उनकी बेटी थी सूरमला और परिमला, इनको जो है खलीफा के पास भेज दिया। ठीक है, और इनकी जो पत्नी थी लार्ड मल्लिका थी। ठीक है, लार्ड मल्लिका, लाडी थी। ठीक है, लार्ड मल्लिका, लाडी, इसी तरह कुछ नाम था। ठीक है, ये पूरा था अरब आक्रमण। ठीक है, अब जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जजिया लगाया था। वो किस पर लगाया था, कितने प्रतिशत लगाया था, आइए जानते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है जजिया लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत
भारत पर जजिया लगाया था, ठीक है। जजिया कर लगाया, ठीक है। ये लगाया था 2.5%। और ये किस पर लगाया था जजिया कर? गैर मुसलमानों पर। मतलब कि जो मुसलमान नहीं है उन पर ये जजिया कर लगाया था, ठीक है। और इन्होंने जजिया कर की छूट भी दी थी, ठीक है। जजिया कर कौन कौन नहीं देगा? जजिया की छूट किन्हें किन्हें थी? तो जजिया की छूट थी विधवा को, मतलब विधवा जजिया नहीं देंगी, ठीक है, विधवा को। और जो है वा से आता ब्राह्मण हो गया, ठीक है, ब्राह्मण को भी इन्होंने जजिया नहीं लिया, ब्राह्मणों से जजिया नहीं लिया, विधवा ब्राह्मण हो गए, विकलांग हो गए, ठीक है, विकलांग बच्चों से भी जजिया नहीं लिया, ठीक है। ब्राह्मण, विधवा, विकलांग और बच्चों, इनसे जो है उसने जो है जजिया नहीं लिया था, बाकी सब पर इसने जजिया लगाया था। कितने % लगाया था? 2.5% लगाया था, ठीक है। ये था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, नहीं, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं कि आक्रमण के प्रभाव, अरब भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव क्या हुए? आक्रमण के प्रभाव, बात करते हैं भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव क्या हुए थे। भारत में जो है मानचित्र का विकास हुआ, मानचित्र का विकास हुआ, ठीक है। मानसून की जानकारी हुई, मानसून की जानकारी हुई। और तीसरा जो है हमने ऊंट पालना शुरू कर दिया था, ठीक है। ऊंट पालना शुरू कर दिया था। ये जो है भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव थे, ये 3 चीजें जो है भारत पे शुरू कर दी गई थी, ठीक है। अब बात करें ये हमें कहाँ से मिले थे, ये बाय अरब से मिले थे, ठीक है, बाय अरब से मिले थे। अब बात करते हैं ये लोग भारत से क्या ले गए थे। तो ये लोग भारत से जो है हमारा अंक, दर्शन और कई सारी पुस्तकें, पुस्तकें भारत से ये ले गए थे, ठीक है, भारत से ले गए थे। इन्हें हमने यहाँ से क्या लिया था? अरब से तो मानचित्र का विकास हमने लिया था, ठीक है। और मानसून की जानकारी हमें प्राप्त हो गई थी, यहाँ से ऊंट का पालन हमने शुरू कर दिया था, और इन्होंने हमारा दर्शन, अंक और पुस्तकें कई सारी हमारी ले गए थे, ठीक है। ये हमें अरब आक्रमण के प्रभाव है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक, जब मोहम्मद बिन कासिम आया था तो एक आपसी अरबों के मध्य आपसी में संघर्ष हुआ था। वो कैसे हुआ था? अब देखो, मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम के बाद आया था याजिद। ये रहा था 15 दिनों तक, ठीक है, फिर ये खत्म हो गया था। फिर इसके बाद आया था हबीबी, फिर ये भी चला गया था, खत्म हो गया था। फिर अरबों के मध्य संघर्ष हुआ था, ठीक है, संघर्ष हुआ था। अरबों के मध्य कैसे संघर्ष हुआ था? तो आइए जानते हैं। भारत में एक जो है संगठन बना था जिसने अरब वासियों को पछाड़ दिया था। कौन कौन से थे? तो देखो, उसमें वो उस संगठन में थे पुलकेशन द्वितीय, जिसे अग्नि जनाशय भी कहते हैं, अग्नि जनाशय कहते हैं, ठीक है। और फिर आए थे दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, ठीक है। और फिर थे बप्पा जी रावल,
हाँ, और बप्पा जी रावल हैं जिन्होंने एक लिंग मंदिर की भी स्थापना, एक लिंग मंदिर की संस्थापक थे, ठीक है। एक लिंग मंदिर के संस्थापक थे ये, ठीक है। और साथ में थे नागभट्ट प्रथम, प्रथम। इन चारों लोगों ने मिलकर जो है एक संगठन बनाया था, और इन संगठन इस संगठन ने अरब वासियों को, जहां से ये आए थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान से ये आए थे, तो इसको यहाँ अफगानिस्तान तक ये लोग मार मार के छोड़ आए थे। और बीच में इन्होंने अपने सैनिक डाल दिए थे कि ये वापस आएंगे तो इनको मारेंगे, ठीक है। ये एक संगठन बना था भारत में, जिन्होंने अरब आक्रमण को, अरब वासियों को पछाड़ दिया था। ये आपको जरूर इम्पोर्टेंट जानना है। ये बातें जो है किसी भी क्लास में आप चले जाइए, ये बातें नहीं बताई जाएंगी। अब बात करेंगे तुर्क आक्रमण पे। पहले, उससे पहले हम जान लेते हैं कि भारत में कौन कौन से विदेशी मतलब आए थे जो इन्होंने भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है। तो पहले भारत में जो आए थे, देखो पहले कौन आया था, पहले आए थे ईरानी, ठीक है। इसको लिख लेना, पहले भारत में जो आए थे ईरानी आए थे, फिर आए थे यूनानी, फिर आए थे हिंदू यूनानी, फिर आए थे शक, फिर आए थे पहलवान, पहलवान, ठीक। और फिर जो आए थे वो आए थे कुषाण, ठीक है। फिर आए थे अरब, और फिर आए हैं तुर्क, ठीक है। ये जो है भारत में आने का क्रम है, पहले ईरानी, फिर यूनानी, फिर हिंदू यूनानी, फिर शक, फिर पहलवान, पहलवान, फिर कुषाण, फिर अरब, फिर तुर्क। ये भारत में आने का क्रम है, ठीक है। भारत में ये लोग आए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं तुर्क आक्रमण के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि भारत में कौन कौन से आए थे। पहले ईरानी आए थे, ईरानी, ठीक है। फिर यूनानी, फिर हिंदू यूनानी, फिर शक, फिर पहलवान, फिर कुषाण, फिर अरब, फिर तुर्क। तुर्क अब हम पढ़ने वाले तुर्क आक्रमण को, ठीक है। और जो अपने यूनानी है, ईरानी है, ये सब हम प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे, एंसेंट हिस्ट्री में, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं तुर्क आक्रमण को, ठीक है। तुर्क की तरफ से कौन आया था, ठीक है। तुर्क आक्रमण, तुर्क में था एक गजनी वंश, जिसे यामी वंश भी कहते हैं, ठीक है। कौन सा था, गजनी वंश, गजनी वंश था, ठीक है। उसी को हम यामिनी वंश भी कहते हैं, यामिनी वंश, ठीक है। और इस वंश का संस्थापक तो कौन था, तो अलप्तगीन इसका संस्थापक था, अलप्तगीन, अलप्तगीन इसका संस्थापक था। इसका शासनकाल की बात करें तो 1943 से 1967 तक था इसका शासन, एडी, ठीक है। एडी। अब जब ये अलप्तगीन था तो इसका दामाद था एक, गुलाम था, दामाद, ठीक है। दामाद और गुलाम, मतलब अपने गुलाम को इसने अपनी बेटी की शादी कर दी थी, तो इसका दामाद और गुलाम था, कौन था, अलप्तगीन, सुबुक्तगीन था यार, ये अलप्तगीन नहीं था। हाँ, अलप्तगीन था यार, बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसका दामाद कौन था, दामाद था सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीन जब अलप्तगीन खत्म हुआ तो इसके बाद इसका दामाद शासन पे आया, तो शासन, इसके शासन की बात करें तो 977 से 997 तक ये रहा था, ठीक है। 997 एडी तक ये रहा था, ठीक है। अब सुबुक्तगीन ने जो है एक हिंदू शाही राजा को परास्त किया था। कौन थे वो से हिंदू शाही राजा, तो वो हिंदू शाही राजा थे जयपाल, ठीक है। कौन से थे, जयपाल, जयपाल को इन्होंने परास्त किया था, ठीक है। अब फिर जब हिंदू शाही राजा को इसने परास्त किया, अब इन सुबुक्तगीन का पुत्र शासन में आता है। सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था, मोहम्मद बिन
मोहम्मद नहीं, महमूद गजनवी। कौन आता है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कब आता है? तो 1998 में ये गद्दी में बैठता है, ठीक है। 1998 एडी में, ठीक है। एडीबीसी का कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट क्लास में मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब ये गद्दी पे आता है, ठीक है। अब बात करते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किए थे, ठीक है। देखो एक देखो अभी तक जो खलीफा थे उन्होंने किसी भी राजा, जैसे अलाउद्दीन हो गया, सूरजबीन हो गया, इन किसी को भी अभी सम्राट का दर्जा नहीं दिया था, सम्राट नहीं माना था, ठीक है। लेकिन महमूद गजनवी ने कहा कि अगर जो खलीफा है, अगर खलीफा मुझे सुल्तान मान ले तो भारत पे बार बार आक्रमण करूंगा और इनको जो है सोना दूंगा, सोना पहुंचाऊंगा, बहुत सारा धन आपको दूंगा, ठीक है। तो खलीफा ने मोहम्मद गजनवी को जो है, महमूद गजनवी को खलीफा ने सुल्तान मान लिया था, सम्राट मान लिया था, ठीक है। तो यही बात है, इसी बात पर जो है इसने 17 बार भारत पे आक्रमण किए थे। और 16वां आक्रमण इसका कहाँ है, कहाँ का था? सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है। जहाँ से इससे बहुत सारा धन लूटा था। और फिर ये आगे भी सोच रहा था कि फिर से मैं सोमनाथ मंदिर पे आऊंगा, लेकिन जब तक इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं महमूद गजनवी के बारे में, जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किए थे। ये कौन था? ठीक है, ये मैंने बता ही दिया, सुबुक्तगीन का ये पुत्र था, ठीक है। गद्दी पर कब बैठा? 1998 एडी में ये गद्दी पे बैठा था, ठीक है। 1998 एडी में, ठीक है। इसको खलीफा ने क्या स्वीकार किया था? खलीफा के द्वारा इसे सम्राट स्वीकार किया था, ठीक है। सम्राट स्वीकार किया था इसे। सम्राट भी बोल सकते हो, सुल्तान भी बोल सकते हो, ठीक है। सुल्तान भी इसे स्वीकार किया था। सुल्तान ज्यादा सही रहेगा, सम्राट नहीं, सुल्तान स्वीकार किया था, ठीक है। सुल्तान स्वीकार किया था। अब इसकी बात करें तो इसको उपाधि कौन कौन से मिली थी? इसको दो उपाधि मिली थी, यामीन उद्दौला और यामीन उल बिल्ला। यामीन उद्दौला, यामीन उल बिल्लाह की, ठीक है। यामीन उल बिल्लाह का मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षण। क्या होता है? मुसलमानों का संरक्षण, संरक्षक। मुसलमानों का संरक्षक, ठीक है। और यामीन यामीन उल बिल्ला का मतलब मुसलमानों का संरक्षण। यामीन उल दौला का मतलब क्या होता है? यामीन उल दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। इसको आप लिख देना, साम्राज्य का दाहिना हाथ, ठीक है। साम्राज्य का दाहिना हाथ लिख दे रहा हूं मैं। साम्राज्य का दाहिना हाथ, ये होता है, ठीक है। अब बात करें कि इसने भारत पे कितनी बार आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण किए थे भारत पे। 17 17 टाइम अटैक किए थे भारत पे, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। 2 मिनट है, आप इसको लिख लीजिए। इसका उद्देश्य भी आप लिख लेना, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या होगा, आप ही बताइए। इसका उद्देश्य क्या होगा? कि एक तो धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। और दूसरा धन लूटना, धन लूटना, ये इसके दो जो है उद्देश्य थे। अब ये
महमूद गजनवी ख़त्म होता है। अब हम इसके महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। इसके 17 आक्रमण में से इम्पोर्टेंट आक्रमण को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि सोमनाथ मंदिर पे हो गया, नगरकोट पे इस पे आक्रमण किया था इसने, जो है मुल्तान को जीता था। मतलब मुख्य मुख्य इसके इम्पोर्टेंट जो होंगे आक्रमण को, इनको पढ़ेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे आएंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं आक्रमण इसके लिख दे रहा हूँ। अब ये महमूद गजनवी के आक्रमण हैं। देखो, पहले इसने 1001 एडी में वह हिंद का युद्ध लड़ा था। वह हिंद के युद्ध में जयपाल के खिलाफ था ये, ठीक है, जयपाल के, ठीक है। और फिर 1005 में मुल्तान का युद्ध लड़ा था, जो सुखपाल था। ये जो सुखपाल था ये जयपाल का नाती था। कौन था? नाती, ठीक है, नाती था। और फिर 1008 में इसने नगरकोट को विजय किया। 1014 में थानेश्वर को जीता, ठीक है। 1018 में मथुरा और वृंदावन को इसने लूटा था। 1021 और 22 में कालिंजर का अभियान था, राजा विद्याधर थे। और ये सबसे प्रमुख इम्पोर्टेंट अभियान इसका माना जाता है, 1021-22 कालिंजर का, ठीक है। ये कई एग्जामों में पूछ चुका है। 1024 में अजमेर पर इसने विजय हासिल की थी। 1025 का जो आक्रमण था वो 16वां आक्रमण था, जो कि सोमनाथ मंदिर पे था, ठीक है। और यहाँ के राजा कौन थे? राजा भीमदेव थे, ठीक है। और यहाँ पे इसने 1000 मन चांदी को लूटा था। 1000 मन चांदी, और सोना भी बहुत सारा, सोना इससे ज़्यादा लूटा था, ठीक है। सोना का मुझे पता नहीं, लेकिन 1000 मन चांदी इसने लूटी, ठीक है। और फिर 1027 में इसका अंतिम अभियान था। कहाँ का अंतिम अभियान था? तो अंतिम अभियान था जाटों के विरुद्ध इसका अंतिम अभियान था, ठीक है। जाटों के विरुद्ध इसका अंतिम अंतिम अभियान था। अब हमारा जो है मोहम्मद नहीं, अब महमूद गजनवी जो खत्म होता है, अब इसके समय के लेखक और पुस्तक के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बात करेंगे कल। हम इसके समय के लेखक और पुस्तक की बात करेंगे कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, नोट टेलीग्राम में। और पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ना पसंद आए तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो।